आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा सुनीता विलियम्स को वापस लाने में। पॉलिटिक्स था, इसमें काफी तू मैं भी हुआ। केजेस हो गई थी तो इसके लिए कोई बैकअप प्लान पहले से क्यों नहीं रेडी किया गया? देखिए, बैकअप प्लान ऐसा तो उनका होना चाहिए था कि आखिर सिर्फ पानी में ही क्यों उनकी लैंडिंग करवाई गई? अमेरिका समझता है कि ये टेक्नोलॉजी और सेफ है। उन्हें वापस लाने में साइंटिस्ट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? काफी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल मामला है उनको वापस लाना। कि सुनीता विलियम्स काफी समय से स्पेस कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी कुल 9 महीने के बाद एक मिशन के तहत स्पेस से धरती पर लौट आए। इस मिशन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुनीता विलियम्स और उनकी साथी को 8 दिन के लिए, जी हाँ, मात्र 8 दिन के लिए स्पेस में भेजा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वहां पर 9 महीने फंसे रहे। बहरहाल उनके लिए स्पेस में जाना जितना जरूरी था उससे कई हजार गुना उनके लिए ये वापसी मायने रखती थी। ऐसे में मिशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसने कई सारे सवाल लोगों के मन में खड़ा कर दिए कि आखिर इतना लंबा समय सुनीता विलियम्स को वापस लाने में क्यों लगा, क्यों कोई बैकअप प्लान रेडी नहीं था, और इतने सारे जब आप खबरों में सुन रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी को इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो उनको रिकवर होने में कितना समय लगेगा और क्या वो वाकई रिकवर हो पाएंगे? चलिए जानते हैं डॉक्टर घोष से, जो हैं स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ आज के इस शो में जुड़े हैं। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो लोगों के मन में, आम जनता के मन में उठ रहा है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा सुनीता विलियम्स को वापस लाने में और क्यों कोई बैकअप प्लान रेडी नहीं था? जी हाँ, देखिए इसमें थोड़ा बैकग्राउंड है जी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। वहाँ पर क्या हुआ, शायद ये बोइंग को पता था या नहीं पता था, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन देखा गया कि उनके 28 थ्रस्टर्स में 5 नहीं काम कर रहे हैं और 5 हाइड्रोजन लीक्स। उन्होंने किसी तरह तो वो 4 को ठीक कर लिया, लेकिन एक थ्रस्टर A3B1 वो ठीक नहीं हो पाया, और हाइड्रोजन लीक्स भी मेरे ख्याल में था या नहीं था, ये सेफ नहीं था वापस आने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसीलिए नासा ने कहा, इसमें काफी मैं भी हुआ है उनके बीच में, कि आप ये सेफ नहीं है, और वो स्टार लाइनर वापस आ गया, तो वो वहां पर ही रह गया। फिर कहा गया कि स्पेसएक्स का एक जो ड्रैगन, वो जो क्रू जाता है, उसके साथ हम इनको वापस लाएंगे। तो पहले उन्होंने कहा था कि बोइंग और स्पेसएक्स अगर एक मिलकर काम करें, लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिक्स था, उनके बीच में एक कंपटीशन था, इसलिए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो खैर, इसीलिए टाइम थोड़ा लेट लगा, और फिर सितंबर में जाकर क्रू 9 जब गया, स्पेसएक्स का क्रू 9, उससे पहले ये डिसीजन जुलाई अगस्त में लिया गया था कि 2 केवल एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 2 सीट खाली रहेंगे। तो वो जब गए, केवल 2 एस्ट्रोनॉट गए, 2 सीट खाली थे। जो क्रू 10, अभी जो क्रू 10 गया था, उनके माध्यम से वो वापस आए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे लीकेजेस हो गई थी, तो इसके लिए कोई बैकअप प्लान पहले से क्यों नहीं रेडी किया गया? देखिए, बैकअप प्लान ऐसा तो उनका होना चाहिए था, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी समय, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पर कोई आपात स्थिति की मतलब इट वाज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी टाइम पे ये जो भी इमरजेंसी और जितना भी गेट सुनी बैक, गेट बुच बैक,
ये सब मीडिया हाइप, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत अच्छी तरह से स्टॉक्ड है। वहां पर कई बार तो ऐसे 4 और 5 कार्गो शिप्स लगे रहते हैं, तो उनका स्टॉकिंग बहुत अच्छा है। और आप लोग ने शायद देखा होगा कि वो क्रिसमस के टाइम पे वो कुछ कैप पहन के केक काट रहे हैं, ये है वो है, तो ये कहाँ से गए? ये सब लेके जाते हैं ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ सब चीज वहां पर स्टॉकिंग अच्छा था। फिर उनका हेल्थ, हाँ उसके हेल्थ में कोई इशू था, लेकिन वहां पर तो लोग रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक लोग रहते हैं, तो इसमें कोई भी आपातकालीन का स्थिति नहीं था एज फार एज नासा इज कंसर्न। इसीलिए उन्होंने कोई हड़बड़ी में उनको, अभी इलॉन मस्क कह रहे हैं हमें तो पता था, हम एक एक्स्ट्रा फाल्कन 9 भेज कर उनको वापस लेके आते। अरे आपने किसको बताया? ये पूछा गया उनसे, आपने किसको बताया? तो वो कह रहे हैं कि हमने व्हाइट हाउस को बताया। तो लोग कह रहे हैं आपने व्हाइट हाउस को क्यों बताया? इसमें व्हाइट हाउस का क्या करना है? ये तो नासा करेगा। अब आप कोई छोटी सी चीज को लेकर आप व्हाइट हाउस में जाएंगे तो इसमें क्या हुआ? तो ये सब पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चल रहा है। ये डिसीजन लिया गया था जुलाई अगस्त में पिछली साल। फिर सितंबर में क्रू 9 गया 2 एस्ट्रोनॉट के साथ, और अभी वो वापस चले आए। ओके, अगस्त 9 से इतना लंबा समय, इतना लंबा टाइम पीरियड उन्हें लग गया वापस लाने में, तो किस पैरामीटर्स के आधार पर ये तय किया गया कि इस डेट को इस जगह पर सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर्स को लैंड करवाया जाएगा? और एक और इसी के साथ जुड़ता हुआ मेरा सवाल ये है कि आखिर सिर्फ पानी में ही क्यों उनकी लैंडिंग करवाई गई? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, देखिए, ये स्पेसएक्स डिसाइड करता है। ये पूरा चीज जो है स्पेसएक्स को ऑफलोड कर दिया गया है। नासा ओवरऑल सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन में रहता है, लेकिन जो फाइनर साइंटिफिक इश्यूज हैं वो स्पेसएक्स डिसाइड करता है। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये जब लैंडिंग करते हैं तब अमेरिका ज्यादातर समुद्र में लैंड करने की उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर आप बाद में पूछें तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ऐसे वापस आने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कैसे लैंड करते हैं। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि उनका जो टेक्नोलॉजी है वो है कि लैंडिंग जो है, जो कैप्सूल है, बेसिक कैप्सूल है, वो समुद्र में लैंड करता है। और वैसे जब रॉकेट जाता है वो रियूजेबल रॉकेट है। आपने शायद देखा होगा एक आर्म जाकर वो एक स्टेज को पकड़ लेता है वापस। तो दीज आर रियूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट्स। और ये रूस जो है कई बार डेजर्ट में लैंड करवाता है। नहीं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो अमेरिका समझता है कि ये टेक्नोलॉजी और सेफ है पानी में लैंड करना, इसलिए वो पानी में लैंड करता है। और उनके लिए फ्लोरिडा अच्छा जगह है, फ्लोरिडा के ऑफ फ्लोरिडा, इसलिए वो वहां पर लैंड करता है। ओके, तो इसी के साथ उन्हें वापस लाने में साइंटिस्ट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? हाँ, ये एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स और जटिल मामला है उनको वापस लाना। मैं सब प्रॉब्लम्स को नहीं बताऊंगा, कुछ मोटे मोटे इश्यूज को बता दूंगा कि वो कैसे एग्जैक्ट प्रोसीजर, कैसे वो डिकपल होता है, फिर वो अपने थ्रस्टर्स को फायर करता है। ये सब मैं नहीं करूँगा, मोटे मोटे बात बता देता हूँ कि देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कुछ 250 मील अंतरिक्ष में है, यानी कि एग्जैक्ट इज 244 माइल्स इन द एयर। अच्छा, वहां से आने के लिए कुछ 55 मिनट लगते हैं। मैं स्पीड्स भी बता दूंगा, 55 मिनट लगते हैं। लेकिन उन्होंने कितना टाइम लिया? 17 घंटे लिया जी। 17 घंटे क्यों लिया? क्या है ऐसी बात हुई? इसलिए ताकि सबसे पहले वो पूरे
डीकपल कर कर वो 200 मीटर आसपास घूमते हैं और उनको हर एक सेंसर का, हर एक इक्विपमेंट को टेस्ट करना पड़ता है, ये ठीक है कि नहीं। अच्छा, प्रोसेस का अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि ये जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल, इसका स्पीड उस टाइम पे कुछ 17,000 मील पर प्रति घंटे हो जाता है। अच्छा, जब लैंड करता है स्प्लैश डाउन पे, वो 20 मील से कम प्रति घंटे तक आ जाता है। तो सोचिए 17,000 से 20 और 20 से कम, इस बार मेरे ख्याल में 17 मील पर प्रति घंटे पे उन्होंने लैंड किया। अच्छा, क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो मॉड्यूल है, कैप्सूल है, इसका एंगल ऑफ डिसेंट क्या है। अगर एंगल ऑफ डिसेंट कम होगा तो आपने देखा होगा रिकोशिएट कर जाएगा। ये अगर आप पानी पे एक पत्थर फेंके, वो रिकोशिएट करके दूर चला जाता है जी। तो अगर कम होगा, ये कैप्सूल भी और कहीं चला जाएगा, वो पृथ्वी में आएगा ही नहीं। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा होगा, ये सीधा आएगा और टूट भी जा सकता है जी। तो एकदम ठीक एंगल ऑफ डिसेंट होना चाहिए। अच्छा, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है तब बहुत फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने के लिए इसका जो टेम्परेचर हो जाता है कुछ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3,500 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक आग का बबूला बन जाता है जी। तो अंदर तो लोग हैं, अगर ये टेम्परेचर आए तो आप सोच ही समझ, वो तो एकदम झुलस के वो हो जाएंगे जी। तो उनको केसिंग से उनको बचाना होता है। बहुत तरह के हैं, मैं डिटेल्स में नहीं बता, हीट, फिर वो पीका, ये सब कार्बन फाइबर, उनसे बचा के हम किसी भी तरह अंदर लाते हैं। तो मैं यहीं पे आपसे पूछूंगी सवाल कि हीट शील्ड के बारे में, जैसा आपने बताया, क्योंकि एक पल ऐसा आया था कि हर किसी को डर था कि वो जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है वो आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, लेकिन हीट शीट ने सबको प्रोटेक्ट कर दिया। तो वो क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? जी हाँ, यही मैं कह रहा था पिछली बार कि जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है जी। अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर का क्या देखेगा? वो देखेगा एक आग का गोला जा रहा है, उसको लगेगा कि एक आग का गोले के अंदर बैठा हुआ है और वो आग का गोला जा रहा है। तो ये क्या है? ये हीट शील्ड कई तरह के होते हैं और ये कार्बन फाइबर्स, एक तो है जो मटेरियल है वो कार्बन फाइबर अलॉय का बनाते हैं। मेरे ख्याल में इस बार उन्होंने पीका का एक वो इस्तेमाल किया है और कई है, और उसके ऊपर वो टाइल्स लगा देते हैं। वो जो मटेरियल, जो हीट शील्ड है, उसके ऊपर वो लगाते हैं हीट एब्जॉर्बिंग पेंट और HEET, ऐसे कई टेक्नोलॉजीज हैं और ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ये हीट शील्ड का। और ये करके देखते हैं कि अंदर इतना गर्मी ना पहुंचे ताकि अंदर के लोग झुलस न जाए। अब थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल चीज़ों को दूर रखें, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, तो कई बार ये जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि सुनीता विलियम्स काफ़ी समय से स्पेस में अटकी हुई थी। तो वहाँ रहते हुए ना सिर्फ सुनीता विलियम बल्कि कई सारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको क्या कुछ हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये सुनीता विलियम्स का पहला ट्रिप नहीं था जी। ये तीसरा था और वो पहले काफी दिन तक रह चुकी है। हाँ, ये सच है कि इस बार गई थी, 8 दिन के लिए रह गई और 9 दिन के लिए 9 महीने बाद आ रही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी अंतरिक्ष में जाता है उसके पूरे शरीर में काफी मेडिकल इश्यूज होते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं रही है। वैलेरी पोलियाकोव
437 डेज तक रहे। फिर स्कॉट केली कुछ 6 महीने तक रहे। तो वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो कई दिनों तक रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जहां तक मेडिकल प्रॉब्लम्स है, वो हर बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूं कि जैसे वहां पर माइक्रोग्रेविटी रहने के वजह से, माइक्रोग्रेविटी यानी कि वहां पर वेटलेसनेस फील होता है, वहां पर जीरो ग्रेविटी की तरह है, जीरो ग्रेविटी नहीं, ये लोग गलत कहते हैं, जीरो ग्रेविटी नहीं, लेकिन जीरो ग्रेविटी के तरह है। देयर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, वो मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तो माइक्रो ग्रेविटी है जहां पर वेटलेसनेस होता है, तो आप चलते नहीं हैं, तो क्या होता है कि पैर बेबी फुट हो जाते हैं, बच्चों के जैसे मुलायम चमड़ा होता है वैसा हो जाता है। इसमें वापस जब वो आते हैं चलने में बहुत मुश्किल होता है जी। फिर लिक्विड जो है, अपने बॉडी में फ्लूइड्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं और चिकन लेग्स हो जाते हैं। और फिर हार्ट पर इफेक्ट करता है, हार्ट को कम पंप करना पड़ता है वहाँ पर, किडनीज को इफेक्ट करता है, वहाँ पर किडनी स्टोन होने का प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि यूरिनेशन नॉर्मल नहीं। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, और रेडिएशन, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रेडिएशन का प्रॉब्लम। रेडिएशन का क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हमारे यहाँ पर रेडिएशन बहुत कम है, लेकिन अब जब स्पेस में जाते हैं कुछ 1000 से लेकर 3-4 हजार चेस्ट एक्सरेज के तरह रेडिएशन होता है। इसमें क्या है, आपका जो डीएनए होता है वो डीएनए ऑल्टर हो जाता है, आपके बोन्स जो हैं उससे मिनरल्स निकल जाते हैं, तो आपके बोन्स ब्रिटल यानी कि इजीली टूट सकते हैं, इसलिए उनको जब निकाला गया था उनको स्ट्रेचर पे रखा गया। खैर, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में पता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तब 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कितना समय लगता होगा इन्हें ठीक होने में? हाँ, ये 10% का मुझे मालूम नहीं क्योंकि नहीं बताते, लेकिन कितना समय लगता है ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। वो कुछ 1-2 सप्ताह तो लगता ही, 1-2 सप्ताह से ज्यादा ही लगता है, 3-4 सप्ताह तो लगता ही है सबको, लेकिन महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जैसे मैंने कहा 90% आप ठीक हो जाते हैं, थोड़े आपका हाइट भी थोड़ा कम हो जाता है, जिनको थोड़ा हाइट ज्यादा बढ़ाना है वो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, उनका हाइट बढ़ जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छा टिप थी हमारी व्यूअर्स के लिए। डॉक्टर, इसी के साथ ना मेरा एक और इससे रिलेटेड एक सवाल था कि इतनी सारी जो बीमारियां बताई गई, आपने बताई, कई सारी न्यूज़ में भी चल रही हैं, तो लोगों के मन में सवाल है कि क्योंकि कोई भी ना परफेक्ट और पर्टिकुलर रिकवरी टाइम नहीं बता रहा है, आपने बताया कि वो पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं कि सुनीता विलियम्स जिंदा ना रह सके? क्योंकि इतनी सारी हेल्थ इश्यूज अगर किसी इंसान को, आम इंसान को हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, हर कोई एस्ट्रोनॉट को अच्छी तरह पता है कि क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कोई उनसे अनजान नहीं है, उनको हर वक्त टेस्ट किया जाता है। जब सुनीता विलियम, आप सुनीता के बोल रही हैं, लेकिन और भी 3 लोग थे और बुच भी था, तो उनको हर क्षण में नीचे अर्थ स्टेशन से मेडिकल टीम चेक करती रहती थी। और उनको अच्छी तरह, एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह पता है क्या क्या, इसीलिए वो एक बार नहीं 2-3 बार जाते हैं। अच्छा, जहां तक इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, मैं आपको सीधा बताता हूं, मैंने बहुत कोशिश किया ये पता करने के लिए
कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, लेकिन कोई भी, सबसे ज्यादा तो रॉसकॉस्मोस है रशिया का, उनको तो सबसे ज्यादा पता होगा क्योंकि मैक्सिमम उनके लोग गए हैं। फिर अभी नासा, फिर और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो 15 देशों का एक कंसोर्टियम है। तो ये रिवील मेरे ख्याल में नहीं करते कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है जी। तो मेरे पास इसका रिस्पॉन्स यही है कि वो बताते नहीं हैं। हाँ। क्यों नहीं बताते आप सोच ही सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्यों नहीं बताते, लेकिन हमारे पास इसके बारे में ओपन सोर्स से कोई आइडिया नहीं है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। और ये भी है कि मेडिकल वो देख रहे हैं, जिससे वो ज्यादातर कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं जी। तो ओके, तो जैसा भी आपने बताया कि काफ़ी सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है स्पेस में जाने के लिए, लेकिन जब उन्हें वापस लाया जाता है अर्थ पर, तो क्या कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती? ये उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको ले जाना होता है। और फिर टोटल रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। ट्रेनिंग जो है एस्ट्रोनॉट का ट्रेनिंग है वो तो जाने से पहले होता है, और वहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं। वहां पर भी एक्सरसाइज करते हैं, टोटल एक्सरसाइज। वहां पर 1 मिनट का समय नहीं मिलता वैसे। और वैसे भी उनके कार्डियक जो वो जो साइकिल्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक दिन में कुछ 16 दिन होते हैं। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वो मैंने पहले नहीं बताया कि उनका हर दिन शायद कुछ 45 to 50 मिनट्स का होता है। तो दिन रात तो 16 बार एक दिन में, 16 बार दिन रात। जो सुनीता विलियम वहाँ पर पहुंची हैं, तो वो वहाँ से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और शोध करके आई हैं जो हमारे इन फ्यूचर रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होंगे? जो लोग एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो कुछ मजा के लिए नहीं जा रहे जी। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं दे आर नॉट गोइंग फॉर अ जॉली। वहां पर उनको काफी काम करना पड़ता है। 1 मिनट बैठकर, जिसे कहते हैं, ये नहीं कि आराम, हाँ आराम करते हैं, ये नहीं क्या, लेकिन फिर भी उनको बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। अच्छा, वो क्या करते हैं, एक के बाद एक वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस नासा के साथ और कई जो ऐसे हमारे इसरो के साथ भी वो कोलैबोरेट करते हैं, छात्र कोलैबोरेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट करते हैं, ताकि वहाँ पर जाकर वो ये एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करें। वेदर एक्सपेरिमेंट्स, सन को देख एक्सपेरिमेंट्स, सोलार एक्सपेरिमेंट्स, सोलार विंड कैसे जाता है, फिर नीचे क्या फोटो रिकॉनेसेंस, और मतलब वेदर एक के बाद एक ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। वहाँ पर जाकर ये हमारे जो प्लांट्स हैं वो उग सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोशिश क्या है वहाँ पर एक जाकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने का। अगर हम चंद्रमा में जाते हैं, वहाँ पर क्या हम रह सकते हैं, क्या हम खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, फिर अगर मार्स में जाएंगे वहाँ पर भी सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करते हैं, और उनका जो रिजल्ट है उसका रिपोर्ट लिखना, उनको देखना बहुत ही कठिन काम है। ये सब कार्य खाली सुनीता विलियम्स नहीं, सब एस्ट्रोनॉट्स करते हैं। इसीलिए जब क्रू 10 गया तब आपने देखा होगा फोटो, उनको हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर करना पड़ता है जी। उनको बताना पड़ता है, अच्छा आप ये कीजिएगा, आपका काम ये है। वो पहले ही डिसाइड हो गया, आपका काम ये है, ये ऐसा करते हैं, ये यहाँ पर आके ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा। तो
ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है और जी। फिर वो भी अपने काम में लग जाता है। ओके, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि अगर कोई यूथ जाना चाहे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहे या स्पेस में जाना चाहे, तो उसको क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है? देखिए, जहाँ तक हमारे यूथ अभी तक तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लोगों को मेरे ख्याल में एस्ट्रोनॉट्स बनाया गया है। भारत में जहाँ तक है ज़्यादातर एयरफोर्स के जो केवल फाइटर पायलट नहीं, टेस्ट पायलट्स को ही चुना गया है। टेस्ट पायलट्स, एक क्वालिफाइड टेस्ट पायलट्स जो हैं उन्हीं को, जिनको इसके बारे में कुछ पता है और जो मेंटली फिजिकली मतलब इसके लिए गियर्ड अप है, उनको पता है। लेकिन मैं और एक बात बता दूं कि बहुत कोशिश हो रही है कि स्पेस टूरिज्म ओके। वो मेरे ख्याल में कुछ ही सालों तक में हो जाएगा। स्पेस टूरिज्म ये नहीं कि आप चंद्रमा में जाकर वो करें, वो काफी देर है, अभी उसके लिए बहुत देर है। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर एक वेटलेसनेस का, जैसे मैंने कहा था, वो फीलिंग वो उतना तो कर ही सकते हैं जी। और उसके लिए लोग जा सकते हैं, उनको देखेंगे क्या होगा। क्योंकि केवल जानकारी ही नहीं कि कैसे आपको मैनेज करना है, आपके फिजिकल और मेंटल कंडीशन भी एकदम मतलब टॉप क्लास होना चाहिए। जी। वो इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे हाँ साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, एरोनॉटिक्स और होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर पायलट्स और वो भी टेस्ट पायलट्स को ही लिया जाता अभी तक, बाद में शायद ये और वो हो जाए। डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी हमारे सवाल थे उनका बहुत इजीली और बहुत सही तरीके से जवाब दिया है। आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स थे उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।